बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। और केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में से भी सवाल पेपर के अंदर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं, आप 11 मिनट 12 मिनट के आपके लेक्चर्स होते हैं, तो क्या ये काफ़ी हैं? देखें, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, रोड मैप इस तरीके से कि आपको पता चल जाए कि पढ़ना क्या है आपने, और उसमें से भी जो चीज़ें पेपर में आती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो एनईडी, दाऊद हो गए, सर सैयद, केयू, इवन मेडिकल के लिए भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स वैलिड हैं। आपने मज़ीद देखा, अपनी तैयारी तो करनी होती है। टीचर का इनपुट जो होता है सिर्फ 20% होता है, बाकी 80% तो आपने खुद करना होता है। तो आप डिफरेंट बुक्स बाय कर लें, ज़्यादा नहीं, एक या दो बुक्स और ले लें एंटी टेस्ट क्वेश्चंस की। मोबाइल पे ऐप्स मौजूद है एनटीएस की, आप उसको सॉल्व करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और मैं जो आपको दे रहा हूँ ये कोर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप फेडरल भी पढ़ना शुरू कर दें, आप पंजाब बोर्ड चले जाएं, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं, आप सिंध बोर्ड के ऊपर रहिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखें, थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनामिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ मोशन में या फिर अगर वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आज थर्मोडायनामिक्स। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। सिस्टम क्या होता है? हम अगर किसी भी चीज़ पे कोई एक्सपेरिमेंट करें या वो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। उससे बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग कहलाएंगी। और ऐसी वॉल या ऐसी जगह जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करी होगी वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा। ये खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लेते हैं, किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ठीक है। मैटर और एनर्जी अगर दोनों के दोनों एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, तो वो आपके पास ओपन सिस्टम है, नाम से जाहिर है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है सिर्फ कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी, मैटर नहीं हो रहा होगा। और आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसो का मतलब होता है सेम, इस वजह से ना एनर्जी जा रही होगी ना मैटर जा रहा होगा, ठीक है। ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ओपन की, क्लोज की और आइसोलेटेड की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इतना पढ़ाया नहीं जाता। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे समझा दूं आपको। देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे वो डिपेंड नहीं कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कितने एरिया पे कितनी फोर्स लगेगी, इसमें आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। टेम्परेचर एक ब्लॉक या एक केजी का कितना होगा, एक 100 केजी का होगा, दैट मैटर नहीं करता। स्पेसिफिक हीट भी इसी तरह से। तो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज ऐसी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड ना करें, वो इंटेंसिव। और इसमें देखिए आप फर्क ऐसे कर सकते हैं, ये शुरू हो रहा है आई एन से। इंडिपेंडेंट भी आई एन से शुरू होता है और इंटेंसिव भी आई एन से शुरू होता है। तो आप आई एन से ये समझ लें कि भाई ये आज़ाद है, ठीक है, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक हो गया। Extensive properties and properties of the system which are dependent on the quantity of matter are called extensive property। अच्छा जी, देख लेते वॉल्यूम। जाहिर है वॉल्यूम आपको चेंज मिलेगा अगर आप फॉर एग्जांपल वुड ले रहे हैं। वुड का आप जितना क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतना आपको चेंज वॉल्यूम है। इसी तरीके से एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो बस छोटी सी बात ये है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे ये डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड नहीं करते, और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं बस। अच्छा, पेपर में आपके पास सवाल किस तरीके से आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज डैश प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, माइक्रोस्कोपिक, कॉलिगेटिव, ऐसे करके सवाल आ सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम देख लेते हैं कि सिस्टम की हालत देख लेते हैं कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए हमें कोई हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है हालत। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक फंक्शन चल रहा है, कोई एक बीकर के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, और किसी भी 11th आवर पे आके मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई ये मुझे बता दें क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी आप मुझे फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी बता दें, एंथैल्पी बता दें, तो आपने मुझे वहाँ पे बता दी। तो हर पॉइंट की वो अलग अलग होगी। लेकिन पाथ फंक्शन के अंदर क्या फ़र्क होगा कि मुझे आपको हिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वर्क, अब मैं पूछूं कि भाई ए से बी में इस ए पॉइंट पे कितना वर्क हुआ है, तो मुझे ज़ाहिर है इसकी हिस्ट्री चाहिए होगी, इसके बगैर मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि पाथ फंक्शन में आपको हिस्ट्री चाहिए होती है और स्टेट फंक्शन के अंदर हिस्ट्री नहीं चाहिए होती है। और ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि वर्क इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, एंड वर्क बहुत बार पूछा गया एनईटी के अंदर।
कि वर्क इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, ये पाथ फंक्शन है। और अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन आपकी है तो या तो आप गूगल कर लें इस चीज़ को, और या आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है। और ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको देखें ज़रूरत नहीं है। स्टेट फंक्शन क्या होता है और क्या एग्जाम्पल, दैट्स इट। पाथ फंक्शन क्या होता है, और क्योंकि आपसे कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा, सही। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देख लेते हैं, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। आइसोथर्मल देखें, जिससे पहले आइसो आइसो मतलब हो गया सेम, थर्म मतलब हीट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। पेपर में जो सवाल वो आ सकता है वो ये आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डेल्टा यू जीरो हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा पी जीरो हो जाता है, यानी हो सकता है मैथमेटिकल दे के आपसे पूछ ले। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती। साइक्लिक प्रोसेस यानी कार्नोट साइकिल वाला आ जाएगा आपके पास, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी विद इन द सब्सटेंस, इट इज द सम ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। देखें स्टेट फंक्शन की अब आपको टर्म समझ आ जाएगी कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। इन शॉर्ट, जितनी भी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि जितनी भी आपके पास एनर्जीज मौजूद हैं एक सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी आपके पास क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ यू से करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। अब देखें इसके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब प्लस होगी और कब माइनस होगी, ठीक है। कि अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैंने तो सही कॉन्सेप्ट एक रखा हुआ है कि अगर आप हीट ऐड करा रहे हो सिस्टम में तो क्यू आप प्लस लोगे, निकल रही है तो आप क्या करोगे, माइनस। वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है तो दैट्स गुड, हेल्दी एक्टिविटी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर उसके ऊपर कोई वर्क डन करे, उस पर कोई लोड डाल है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर, करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट इज एंथैल्पी। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि एंथैल्पी क्या है। तो देखें एंथैल्पी क्या है, ये मेजर ऑफ द एनर्जी है किस चीज की, स्टोर्ड इन अ सिस्टम। इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, ये मेन पॉइंट है कि ये डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। कि एंथैल्पी क्या है कि सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो लिखा हुआ है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कुछ टाइप्स की एंथैल्पीज हमारे पास मौजूद है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है एच एफ का क्या मतलब होता है। इट इज हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जब एक मोल कंपाउंड बनता है अपने एलिमेंट में से तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन को पूछ सकता है आपसे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन के प्रोसेस के दौरान जो हीट टेक प्लेस होती है वो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन बन जाएगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आपको पता होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये मैंने स्लाइड्स में डाल दिया, अगर आप जस्ट इसको एक एक बुलेट में भी लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि अगर एक मोल कंपाउंड बन रहा है उसमें से तो हमारे पास क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, इज द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी एडेड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी चीज है कि अगर हीट निकल रही है या उसमें ऐड करा रहे हैं आप तो ये आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और जो एक मोल बन रहा है वो आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हैज़ेस का लॉ हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास कहीं पे डायरेक्ट आप ए टू डी चले जाएं तो जो डेल्टा एच लगेगा वो सेम होगा, ठीक है। और अगर आप ए से पहले बी चले जाएं, फिर बी से आप सी चले जाएं, उसके बाद फिर आप डी पे जाएं और इसमें जितनी डेल्टा एच लग रही होंगी 1 2 3 उनको ऐड कर लें तो वो भी डेल्टा एच होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है कि क्यों यूज़ करते हैं हैज़ेस लॉ या इसकी एप्लीकेशन क्या है। देख लें, बॉन्ड एनर्जीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ ट्रांजिशन है, और ये बीट नहीं होगा, ये हीट होगा, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। जस्ट इसको एक बार बस इसी स्लाइड को पढ़ लीजिएगा और इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एंट्रोपी, ये आपको चैप्टर 11 सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर भी मिलेगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंपल जो मतलब होता है ना, होता है बिगाड़, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो डिस्टर्बेंस होती है ना, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। और हमें ये पता है कि डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़ती ही जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसने कम नहीं होना, ये नेगेटिव नहीं आएगी ये कभी भी, ठीक है। कुछ सवाल हैं जो कि एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम देखें कि इस चैप्टर में से कौन सा सवाल आता है। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपके पास 4 यूनिट दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहे हैं
कि इसमें से सबसे ज़्यादा, ये सबसे बड़ा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूनिट है वो कौन सा है? तो हमें पता है कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी हैं तो सारे के सारे एनर्जी के यूनिट, लेकिन कैलोरी जो है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऐसे पूछ सकता है आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल में आपको क्या पता है, क्या चीज कांस्टेंट है आपके पास? इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है? नहीं, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। इंथॉल्पी डिक्रीज होती है? नहीं, इंथॉल्पी इंक्रीज होती है इसकी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। देखें अभी आपको बताया कि एंट्रोपी क्या होता है, बिगाड़ यानी डिग्री ऑफ द डिसऑर्डरनेस। अब यूनिवर्स देखें, दुनिया की जो डिसऑर्डरनेस है ना वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा या तो इंक्रीज होगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी। नेक्स्ट इज एवापोरेशन। अब एवापोरेशन आपके पास एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? इस चैप्टर के अंदर एक्सोथर्मिक का भी कॉन्सेप्ट था, एंडोथर्मिक है, लेकिन ये बहुत सब लोगों को पता है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कशन नहीं की कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। अगर ये हीट निकल रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और अगर आप किसी भी रिएक्शन के लिए उसको हीट प्रोवाइड करें दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एवापोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है या एक्सो? जब भी होगा तो उसमें से हीट क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन पता होना चाहिए आपको, हीट इज एब्सॉर्ब्ड। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैव मोर एन। देखें एक्सो के अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस की एनर्जी ज्यादा होती है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एनईडी में बहुत दफा आया है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड, ये पढ़ लीजिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वैसे। ये देखिए क्वालिटेटिव, ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो आपको बता दिए, ये मैक्रोस्कोपिक और क्वालिटेटिव देख लीजिएगा। एवापोरेशन ऑफ वाटर, वहां पे मैंने आपसे पूछा, यहाँ पे भी पूछे, लेकिन आंसर आपको पता, दैट इज एंडोथर्मिक। अब एवापोरेशन एंडोथर्मिक कैसे है, ये बड़ा दिलचस्प है, आप मुझे बताइएगा जरा इस पे सर्च करके, और नहीं समझ आया तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये हीट क्वांटिटी ऑफ सिस्टम आपका एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, ये आप देख लें और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसके मेरे पास टोटल मेरे ख्याल से 28-29 सवाल थे, इसमें मैंने 2